खिलाफत की बजाय अमारात इस्लामी का इंतखाब क्यों किया गया था? काबुल और मुमकिना तौर पर आलमी ताकतें इस खत्ते को लेकर कौन सा खेल डिजाइन करने की कोशिश कर रही हैं और ईरान और पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या पैगाम है और किस तरह ये दो ममालिक के लिए एक मोहलक वार साबित हो सकता है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 नवंबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 84 के अंदर यह मनसूबा बनाया जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर हमने खिलाफत इस्लामिया के निज़ाम को उसका निफाज करना है, लेकिन उसके अंदर और ये निज़ाम कौन बनाता है, तरतीब कौन देता है, मुसविदा कौन लिखता है, आलमी सतह की कलदम जमात अलकायदा की तरफ से ये तमाम जो मनसूबा है ये बनाने की कोशिश की जाती है। मगर इसके अंदर मकतब देवबंद के जो अफकार रखने वाले, जो तफक्कुर रखने वाले, जो जय्यद शख्सियात थी, उनके अंदर ये बहस हो जाती है कि अगर हमने अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर इस तरह का निज़ाम लेकर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आवाम की मुकम्मल हिमायत और तायद हमें हासिल होनी चाहिए। और अगर हमने ताकत के बलबूते के ऊपर ऐसा कर भी लिया तो भी हम इस चीज़ के पाबंद होंगे कि हमने आवाम से पूछना है कि क्या वो इस सरजमीन के ऊपर ऐसा निज़ाम चाहते हैं या नहीं चाहते। तो लिहाजा सबसे पहले तो इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। किसी भी तरह पहले हमारे पास रियासत का जो निज़ाम ममलिकत है ये आ जाए, फिर उसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। हमने देखा कि अफगानिस्तान के पास या अफगान तालिबान के पास इक़्तिदार आता है अफगानिस्तान का, लेकिन मुख्तसर अरसे के अंदर आता है, फिर उसके बाद वो जो निज़ाम है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है 9/11 के बाद जो सूरत हाल बनती है। फिर उसके बाद अब आकर 2021 के अंदर जो अफगान तालिबान है ये काबुल के ऊपर बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं या काबुल पर काबिज़ हो जाते हैं। अब इनके लिए ये बहस एक अंदर ये मौजूद थी कि हमने अपने इस निज़ाम को खिलाफत इस्लामिया का नाम देना है या फिर कुछ और नाम देना है। तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, चूँकि अफगान तालिबान इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें अफगानिस्तान के अंदर बड़ी सतह के ऊपर अवामी तायद और अवामी हिमायत तो हासिल है नहीं है, लिहाजा हम खिलाफत इस्लामिया या इस निज़ाम या इस लफ्ज़ का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते और ना ही मुकम्मल तौर के ऊपर इस निज़ाम को हम अपनी डेफिनेशन या अपनी चीज़ों के मुताबिक अपने मुल्क के अंदर एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आवाम की तायद और हिमायत हासिल नहीं है। तो लिहाजा अमारात इस्लामी यानी एक फ्रेंचाइज के तौर के ऊपर एक नाम को इस तरह अपना लिया गया और इसे एक मुल्क के निज़ाम का जो टाइटल है वो दे दिया गया कि अफगानिस्तान के अंदर एक अमारात इस्लामी का निज़ाम है। और अगर कोई मुल्क या कोई शख्सियत आकर देखना चाहती है कि निज़ाम ममलिकत कैसा चलता है तो अमारात इस्लामी जो एक फ्रेंचाइज़ है, जिसे आप खिलाफत की फ्रेंचाइज़ कह लें, उनकी डेफिनेशन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा इसके अंदर कैसे चीज़ें डिज़ाइन होंगी और जब जब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे और आवाम को इस बात की राज़ी कर लेंगे तो फिर हम इस चीज़ का टाइटल को हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे एक जो बुनियादी जो चीज़ थी इसके अंदर ये डेफिनेशन उस वक्त 84 के अंदर ही ये मौजूद थी कि हमने मामला अफगानिस्तान की हद तक नहीं रखना, बल्कि ये मामला पाकिस्तान की सरहदों, पाकिस्तान की सरहद से निकल कर आगे पाकिस्तान के मरकज़ तक भी इन नज़रियात और इन अफकार को जाना है, हर सूरत जाना है। ये अफगानिस्तान के नज़रिए के अंदर ये चीज़ बुनियादी तौर के ऊपर शामिल थी जो सारे निज़ाम को डिज़ाइन कर रहे थे। देखिए, बड़ा आसान होता है कि जो एक ख़बर आ जाए मैं उस खबर को सामने रखने की कोशिश भी करता हूं ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स है वो भी आपके सामने रखी जा सके। लेकिन हम पिछले 2 से 3 दिन के अंदर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की इस कशीदगी की बुनियाद और इसके नज़रिए को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसी सूरत में आपको यह बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना कि अगर अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई कशीदगी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान और आखिर अफगान तालिबान की आपस में लग क्यों नहीं रही है, इनके ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो रहे। तो जब तक आप अफगान तालिबान की मेंटालिटी को, उनके नज़रियात को, उनके अफकार को समझेंगे नहीं, उनके तोसी पसंदी के नज़रिए को समझेंगे नहीं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सरहदों के अंदर आखिर तनाव किस बात के ऊपर है और इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो हम ये कोशिश ये कर रहे हैं 3 से 4 दिनों के अंदर कि आपको समझा सकें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी और नज़रियाती तौर के ऊपर वजह क्या है और नज़रिया अफगानिस्तान ने खुद साख्ता अपने तौर के ऊपर ईजाद कर रखा है। अब देखिए, ये मंसूबा तो था कि पाकिस्तान की, अब इसमें मैं एक और चीज़ के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। अभी हालिया दिनों के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है वो होती है। पाकिस्तान क्या मुतालबा करता है? पाकिस्तान मुतालबा करता है कि भाई कलअदम TTP को लगाम डालिए,
कलअदम BLA को लगाम डाली है। बदले में अफगानिस्तान क्या कहता है? होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत वाला मॉडल तो है नहीं है कि सदर है, वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट है, सेनेट है। होना तो ये चाहिए था अफगानिस्तान इस नुक्ते को समझ जाता और ये कहता है कि ठीक है, हम चूंकि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हमारा कोई ऐसा मनसूबा भी नहीं है तोसी पसंदी वाला, तो लिहाजा सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो एक ही हुक्मनामा जारी करते कि भाई कलअदम TTP वालों, अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा करना है तो आप अपनी क़यादत समेत पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जाने आप जाने, लेकिन अगर हमें ये मालूम हो गया कि आप हमारी सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो फिर हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे शवाहिद के साथ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि अफगानिस्तान की तरफ से मुतालबा ये आया, ये ड्यूरल लाइन को ख़त्म कर दिया जाए, ये फर्जी करखा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, ये जो आपने खारदार तारे लगाई हैं इसको आप ख़त्म कर दें, ये जो आप वीज़ा वाला सिस्टम हमारे शहरियों के लिए कर रहे हैं ये भी ख़त्म कर दें। यानी वो कहते हैं इस सरहद को ही ख़त्म कर दें। होना तो क्या चाहिए था कि कलअदम TTP, कलअदम BLA को लेकर पाकिस्तान के कंसर्न को दूर किया जाता, लेकिन हुआ क्या कि इस बॉर्डर लाइन को ख़त्म किया जाए, हम इस ड्यूरल लाइन को हम नहीं मानते, हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानते, ये वीज़ा वाला जो सिस्टम आपने शुरू कर दिया इसको आप ख़त्म कर दें। तो इससे आपको एक नज़रियाती तौर के ऊपर एक और चीज़ समझ में आ जाती है, और वो ये है कि कलअदम TTP को अफगान तालिबान अपनी प्रॉक्सी के तौर के ऊपर और पाकिस्तान से बारगेनिंग के लिए इन सरहदों के आसपास एक लेवरेज के तौर के ऊपर, एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आती है। अब इससे भी खुला हुआ खेल अगर कोई ना समझ सके तो फिर इसके बाद कोई दूसरी राय बचती नहीं है। ये जो बात मैंने कही कि चूंकि मैंने कहा ना कि कलअदम TTP का मुतालबा क्या है कि पाकिस्तान के जो साबका अजला है फाटा वाला, ये कलअदम TTP को दे दिया जाए, यहाँ से रियासत पाकिस्तान की रेट को गायब कर दिया जाए। और कलअदम TTP ने क्या कहा था कि हम इस जगह के ऊपर अफगानिस्तान के मॉडल का निज़ाम अपनाएंगे, ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये आपको तमाम चीज़ें एक नज़रियात के साथ, अफकार के साथ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान कहेगा तो वो कलअदम TTP अपने सबसे मजबूत तरीन एसेट को ख़त्म कर देंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद एक और अगले स्टेप के ऊपर आ जाइए, ये नुक्ता उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद अब आ जाइए कि ईरान के लिए इसके अंदर क्या पैगाम है। पाकिस्तान के लिए तो बात समझ में आ गई, तो फिर ईरान का इस मामले के ऊपर क्या क्या चीज़ है। देखिए, ईरान आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर बहुत मुतहरिक होने वाला है, और अभी से खबरें चलती हुई आपको नज़र आ रही हैं, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ईरान आने वाले दिनों के अंदर इलाकाई ममालिक का एक बड़ा इजलास बुलाने जा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि दोहा मुआहदे के अंदर जो ममालिक शामिल थे और बिलखसूस तुर्की और कतर को भी उस इजलास की बाकायदा तुर्की पर दावत दी जाएगी। अभी तक फ़िलहाल जो नाम सुनने में आ रहा है उसमें ईरान तो ज़ाहिर है खुद मेज़बानी करेगा, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, कतर है, तुर्की है, रशिया है, और इम्कान ज़्यादा इसका ये भी है कि चीन भी उस इजलास के अंदर शामिल हो सकता है। और ईरान को क्या टेंशन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर कशीदगी हो रही है तो ईरान क्यों इतने बड़े पैमाने के ऊपर इजलास बुलाने जा रहा है। तो देखिए, आप सुनते हैं बाज़ सिफारतकारों की गुफ्तगू, आप सुनते हैं इशारों की रायों के अंदर, आप सुनते हैं मुतादिद बैनुल-अक़वामी सतह के जो आर्टिकल्स हैं, जब उसके अंदर जब एशिया की सूरत हाल को डिस्कस होता हुआ आप देखते हैं, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं तो उन तमाम चीज़ों के अंदर आपको एक चीज़ खटकती हुई नज़र आ रही है। वो क्या है? वो ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान का किरदार मिडल ईस्ट के अंदर ज़्यादा होता रहेगा, पाकिस्तान की इस सरहदों के अंदर पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए यहाँ पर तनाज़ात और बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अभी पाकिस्तान का क्या किरदार उभरा था, जॉर्डन के साथ मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मायदा होता है, तो पाकिस्तान की मिडल ईस्ट के अंदर एक नई पोजीशन उभर कर सामने आ रही है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर तनाव मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के लिए पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपने मिडल ईस्ट के अंदर कोई एक्टिव रोल अदा करने की कोशिश की या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, तो देखिए फिर आपके सरहदों के अंदर आपके साथ होता क्या है। एक तो ये चीज़ बहुत हद तक डिस्कस की जा रही है, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ईरान और इसराइल की जंग, अब ये खबरें बता रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। कल अभी मैं पढ़ रहा था दी जेरूसलम पोस्ट के अंदर ही बताया गया कि मिस्र के रस्से से कुछ ऐसे जो ड्रोन्स है बड़ी तादाद के अंदर ये इसराइल ने पकड़े हैं, जो कि कोशिश ये की जा रही थी ईरान और यमन की तरफ से कि इसराइल के अंदर हम इंस्टॉल करें और उसी तरह की कुछ कार्रवाई कर सकें, जैसे कि इसराइल ने ईरान के अंदर जंग के दौरान जो है 12 रोज़ा जंग के दौरान की थी। अब ये खबर जो है दी जेरूसलम पोस्ट के अंदर आई है। ईरान का इस मामले के ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन बताने का मकसद ये है
کہ ایران اور اسرائیل کی ٹینشن کی خبریں بھی آنے والے دنوں کے اندر آپ بہت تیزی کے ساتھ سنیں گے، اور امکان یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک ایک بار پھر ہو سکتا ہے کہ آمنے سامنے بھی آ جائے۔ لیکن پچھلی بار کیا ہوا اور اس کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہے؟ پچھلی بار دیکھیے یہ ہوا کہ کچھ حلقے اور بالخصوص عالمی طاقتیں امریکہ، اسرائیل اور کچھ ممالک ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 روزہ جنگ کے اندر پاکستان نے کسی نہ کسی طرح ایران کی مدد کی تھی، اور جب کچھ مدد کی تھی تو ظاہر ہے آپ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر آپ تشکر تشکر پاکستان کے نعرے بھی سنے۔ پھر حال ہی میں جو خبر ایک سامنے آئی کہ انڈینز کے لیے جو ویزا فری والا فارمولا تھا ایران نے جو کیا ہوا تھا اس کو بھی بند کر دیا، کیونکہ بڑی حد تک ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کافی اس پالیسی کی وجہ سے نقصان بھی ہوا انڈیا کے ساتھ، جو بڑی حد تک انہوں نے رعایتیں کی۔ لہٰذا ایران یہ سمجھتا ہے اور ایران کے پاس یہ معلومات ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اور اس میں پاکستان اس طرح سے تعاون نہ کر سکے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو بھی انگیج کیا جائے، اور پاکستان بھی اپنے اس تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ ہماری مڈل ایسٹ کے اندر انٹری ہو رہی ہے، اور ماضی کے اندر جو پاکستان اور ایران کا جو ایک تعاون رہا، یہ تمام چیزیں اب دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہوں، اس کے لیے افغانستان کی سرحد کے اندر پاکستان کو انگیج رکھنے کا سب سے بہترین فارمولہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ چیز بھی مزید مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ افغانستان جو ہے یہ ایک عالمی سطح کی جو پراکسیز ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کی ایک اماجگاہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور اس کے اندر ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات اور اپنا ایک گروہ بنا سکتا ہے، اور انہیں وسائل دے کے، انہیں تمام چیزیں مہیا کر کے پاکستان کی ان سرحدوں کے اندر سب سے زیادہ کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایران اگر ایران کے اندر عدم استحکام آتا ہے، ایران کے اندر اگر جنگی ماحول بنتا ہے، اور ایران کے اندر کچھ نظام اگر تبدیل ہوتا ہے، تو پاکستان اس کا کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان اور ایران کی سرحد پاس ملتی ہے۔ افغانستان کے اندر ایسے کوئی بدامنی کے واقعات ہوتے ہیں، اماجگاہ اگر ایسے بنتا ہے مسلح جتھوں کا یا عالمی طاقتوں کا کوئی مہرہ بن جاتا ہے، وہ سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آنے ہی آنے ہیں۔ تو یہ جو جیو پولیٹیکل گیم کھیلا جا رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ، جو عالمی طاقتیں آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان 2 سے 3 مہینوں کے اندر بہت ایسی واضح اور نمایاں قسم کی نشانیاں ہیں جنہیں آپ پڑھتے ہیں، جنہیں آپ مطالعہ کرتے ہیں، جن پہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ کو بڑی حد تک یہ سارا کا سارا جو بڑا ایک کھیل رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس خطے کے اندر، وہ آپ کو واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک تجزیے کی صورت میں، جو میں نے پڑھ کر مشاہدے کی صورت میں لی، جو میں نے بعض دفاعی حلقوں کے اندر جب میں گفتگو سنتا ہوں تو ان کی گفتگو سے جو نتیجہ میں کسی حد تک اخذ کر سکا، تو یہ تمام چیزیں کنیکشن مجھے ڈاٹ سے ڈاٹ جب میں ملاتا ہوں تو ایک منظرنامہ ممکنہ طور کے اوپر یہ بنتا ہوا سامنے آتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک تجزیے کی صورت میں رکھا ہے۔ ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں، ممکن یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں، لیکن جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔